We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीबी रिश्तों से जुड़ी हुई खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, यानी कि आईएसआई प्रमुख अब काबुल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीबी रिश्तों से जुड़ी हुई, जहां पर अब खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख हामिद काबुल पहुंच गए हैं। और नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए अब आईएसआई प्रमुख तो पहुंच गए हैं और सरकार बनाने की तैयारी कब होने वाली है? देखिए शिवानी, इसी से पता चलता है कि कितना पाकिस्तान का दखल है तालिबान के अंदर। आईएसआईएस के जो खुफिया विभाग से जुड़े वरिष्ठ चीफ हैं उनका पहुंचना। और दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजों को किया जाएगा तालिबान के अंदर। तालिबान में सरकार निर्माण की जहां तक बात है, जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, उसमें पहले ही इस बात का अंदेशा भी था और एक तरह से पुष्टि भी थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका रही है तालिबान के विजय में अफगानिस्तान के अंदर। और इसकी पुष्टि आईएसआईएस के इस अधिकारी के दौरे से हो जाती है। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से पाकिस्तान और तालिबान के करीबी रिश्ते हैं, उससे भारत के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली है और भारत को बहुत सचेत रहना होगा जो इस तरह के संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि तालिबान के दूसरे नेताओं से जो विभिन्न मुलाकातें हो रही हैं वो कतर यानी दोहा में हो रही हैं और सीधे पाकिस्तान के आईएसआईएस के अधिकारी का पहुंचना ये बताता है कि कितने करीब है तालिबान और पाकिस्तान। जी बिल्कुल, दोस्ती तो दिख रही है यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान की। नीरज, यहाँ पर पाकिस्तान ये भी उम्मीद जरूर लगाएगा कि उसको भी सरकार में कुछ भागीदारी जरूर मिले। तो क्या ऐसी भी कुछ चर्चा है कि बड़ा रोल हो सकता है पाकिस्तान का इस तालिबानी सरकार में? देखिए, तालिबान में ऐसे लोग बहुत हैं जिनकी पाकिस्तान के प्रति बहुत सहानुभूति है, पाकिस्तान के वो बहुत करीब हैं। तो तालिबान के जो भी नेता बनेंगे सरकार के अंदर, मंत्री हो या दूसरे विभिन्न पदों पे अधिकारी होंगे, उनका पाकिस्तान से करीब का रिश्ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पाकिस्तान का दखल बहुत होगा तालिबान के अंदर, लेकिन तालिबान को देखना होगा कि किस तरह से वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ ना होने दे, खासकर भारत, कश्मीर के अंदर। क्योंकि भारत और बाकी देशों का यही कहना है कि आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तालिबान न करे। और तालिबान ने भी ये कहा है, लेकिन पाकिस्तान तो मानेगा नहीं भारत के खिलाफ अपनी जो उसका रवैया रहा है, जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है भारत के खिलाफ। तो तालिबान का रोल क्या होता है आने वाले वक्त में, उसके लिए वेट एंड वॉच। बिल्कुल, और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना भी रहा है भारत। और नीरज, पाकिस्तान की तो यहाँ पर बात कर ली, पाकिस्तान तो पहुंच भी गया है, न्योता भी उसको मिला था, लेकिन क्या और किस किस को, कौन कौन से ऐसे, तो आपको बता दें कि तालिबानी नेताओं ने न्योता भेजा था पाकिस्तान को और आप खुद ही देख रहे हैं कि आईएसआई प्रमुख जो है वो काबुल पहुंच चुके हैं। यानी कि कितनी घनिष्ठ मित्रता है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। इससे इस बात का अंदाजा लग सकता है क्योंकि सरकार बनने से पहले ही न्योता इनको पहुंच गया है और वो खुद भी वहां पहुंच गए हैं, आईएसआई चीफ को जो काबुल पहुंचे हुए हैं इस वक्त। यानी कि सरकार बनाने की तैयारियां अब जोर शोर पर चल रही हैं। अफगानी मीडिया के हवाले से खबर है कि मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। अब मुलाकात होगी आईएसआई चीफ की। अब देखना होगा कि आने वाला समय अफगानिस्तान के लिए और पूरे दुनिया भर के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान ने वहां पर घोषणा की है सरकार बनाने की। लेकिन इस सरकार में कौन कौन चेहरे शामिल होने वाले हैं, इस पे अभी भी कुछ कुछ अटकलें बाकी हैं। और आईएसआई प्रमुख पहुंच गए हैं जिनको कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, और उसके प्रमुख जो चीफ हैं हामिद काबुल पहुंच चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान को न्योता दिया गया था तालिबान की ओर से और सरकार बनाने से पहले की तैयारियां हैं जो आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीबी रिश्तों से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है, जहां पर आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गए हैं और जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए पाकिस्तान
ने तो न्योता कबूल कर लिया है, लेकिन और कौन कौन जगहों पर न्योता पहुंचा है तालिबान का? देखिए, तालिबान के नेता अभी लगातार विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिल रहे हैं, विभिन्न देशों के राजदूतों से मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात दोहा में हो रही है, कतर में, क्योंकि कतर में ही उनके जो तालिबान के तमाम नेता थे वो वहां बैठते हैं, उनका ऑफिस है। और दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था वो कतर के माध्यम से ही हुआ था, अमेरिका और तालिबान के बीच में। तो वहां तमाम चीजें हो रही है। आने वाले वक्त में किस देश का क्या रुख होगा। पाकिस्तान के भी जो अधिकारी एक मिले हैं जो राजनयिक संबंध के मामले में, उनकी मुलाकात दोहा में हुई है। लेकिन ISIS के इस अधिकारी का यहाँ आना वो अपने आप में ये संकेत देता है कि तालिबान आने वाले वक्त में ISI के साथ कैसा रिश्ता रखेगा। रिश्ते तो मजबूत हैं, लेकिन क्या भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल वो करने देगा पाकिस्तान अगर चाहेगा? तो ये सब तमाम चीजें हैं जिन पे नजरें अभी रखनी होंगी। भारत के लिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन किस हद तक भारत उसको काउंटर करता है, क्योंकि काउंटर करने की भी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। रूस से बातचीत हुई है, इसके पहले UAE से बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहां के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में शामिल था, उन 3 देशों में शामिल था जिसने पिछली बार तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया था। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के देश थे। तो UAE से बात किया गया है। पाकिस्तान आपके पक्ष में भले न हो, लेकिन दूसरे देशों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए चुनौती ISI का जाना वो तो है ही, लेकिन पाकिस्तान और चीन है तालिबान की, जहां तक बात है, क्योंकि दोनों देश आज की तारीख में तालिबान के बहुत करीब है। रूस के जरिए आप पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर सकते हैं। दूसरे देशों जो मध्य पूर्व के देश हैं जिनका संबंध अफगानिस्तान और तालिबान से बढ़िया है, उनके माध्यम से आप काउंटर कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो। बिल्कुल। और नीरज, जिस तरह से अब तालिबान की ओर से कोशिश की जा रही है अपनी छवि सुधारने की, तो क्या वैश्विक मान्यता भी मिल पाएगी? सरकार तो चलिए बन जाएगी, ये भी एक सवाल है। देखिए, वैश्विक मान्यता की जहां तक बात है, वहां की सरकार की या विभिन्न देश, वैश्विक मान्यता का अर्थ क्या? वैश्विक मान्यता में अगर ज्यादातर देश अपने राजनयिकों को वहां रहने देते हैं, काबुल में, वहां अपने दूतावास को संचालित करते हैं, न कि दोहा के माध्यम से संचालित करे, तो एक तो मान्यता वो मिल सकती है। बहुत देशों की तरफ से वो मान्यता मिल सकती है। बहुत देशों ने अभी तक अपने दूतावास को बंद भी नहीं किया। लेकिन क्या UNGA से मान्यता मिलेगी? UNGA एक ऐसा मंच है, अगर वो मान्यता देता है तो इसका मतलब तमाम ज्यादातर देशों ने अपनी मान्यता दे चुके होंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा तालिबान के लिए। उनको इसके लिए अभी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को और तालिबान को भी वेट एंड वॉच करना होगा। आपके कहने भर से सिर्फ नहीं होगा, आपको इंतजार करना होगा कि आपकी नीतियां क्या होती है, मानवाधिकार का जो मसला है। और वेट एंड वॉच की पॉलिसी न केवल भारत को बल्कि सभी जो पूरे सभी देशों को अपनानी पड़ेगी। आखिर आगे किस तरह से तालिबान अपना शासन करता है, ये देखने वाली बात होगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसा ही एक आतंकी का नाम है अमीन उल हक, जिसे ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। वीडियो आप देख सकते हैं। और ये अमीन उल हक है जो कि ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी माना जाता है। और चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, देखिए अब आतंकियों की धीरे धीरे करके घर वापसी हो रही है, ये किस ओर संकेत कर रहा है और दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल, देखिए तालिबान का जो कहना है और जो अभी हो रहा है अफगानिस्तान में, काबुल में, वो साफ दर्शाता है कि तालिबान के दावे चाहे जो कुछ हो, लेकिन वो एक आतंकी संगठन है। आतंकी संगठनों के साथ उसकी साठगांठ है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का बनाया हुआ अलकायदा हो, चाहे पाकिस्तान परस्त जो आतंकी संगठन है वो है। और जिन लोगों की बात आप कर रही हैं वो सब पाकिस्तान के रास्ते जो है अफगानिस्तान के सरहद को पार करके देश में एंटर किए हुए, यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि ऐसे आतंकियों को जो कि ओसामा बिन लादेन का करीबी था, उसे पाकिस्तान आज तक पाल पोस रहा था। पाकिस्तान के भरोसे वो लोग पाकिस्तान की सीमा के अंदर सुरक्षित थे और जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आ गया तब वो एक सुरक्षित देश देख रहे हैं और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए वो काबुल को अपना नया ठिकाना बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर चंदन, अमीन उल हक जो है उसको करीबी माना जाता था ओसामा बिन लादेन का। ऐसा में क्या लग रहा है कि तालिबान की जो सरकार बनेगी, क्या कोई अहम रोल हो सकता है?
तालिबान की जो सरकार बनेगी उसमें अमीन उल हक हों या फिर बाकी जो लोग हों, इन सब पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के करीबी लोग हैं, इसलिए अफगानिस्तान की आम आवाम इस सरकार को स्वीकार नहीं कर रही है। हमने देखा कि अभी अभी कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया है, वो अपनी हिस्सेदारी सरकार में चाहती है। उनका सीधा कहना है कि पाकिस्तान पोषित कोई भी व्यक्ति यहाँ की सरकार में ना आए। अफगानिस्तान में इसको लेकर के बगावत है। वो अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान का नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान का शासन देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पोषित जो आतंकी हैं वो अब अफगानिस्तान आ रहे हैं वहां के शासन को चलाने के लिए, वहां की व्यवस्था बनाने के लिए। तो जाहिर है इसे अफगानिस्तान के लोग, आम आवाम इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां बगावत सड़कों पर देखी जा रही है। अभी अभी कुछ महिलाओं के साथ अगर हम बात करें, हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने मारपीट की है, काफी ज्यादा चोटें महिलाओं को आई हैं। ये महिलाएं विरोध कर रही थी कि विदेश पोषित जो आतंकी संगठन या उनके जो चेहरे हैं वो शासन में ना हो, बल्कि अफगानिस्तान के लोग हों और इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर तालिबान में जो सरकार बनने वाली है वो कब बनेगी, कब उसकी घोषणा होगी, कौन कौन वो चेहरे हैं जो इसमें शामिल होंगे। हालांकि पाकिस्तान का बड़ा रोल होने वाला है इस सरकार के बनने में। और इस बीच खबर है कि तालिबान नेता अब्बास अस्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर तालिबान के नेता अस्तानकज़ई और पाकिस्तान के राजदूत के बीच में मुलाकात की तस्वीरें हैं। कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है दोनों के बीच में। और जल्द ही अब तालिबान की सरकार की घोषणा भी कर दी जाएगी और उससे पहले पाकिस्तान का क्या रोल होने वाला है ये देखने वाली बात है। खासतौर पर सरकार में क्या पाकिस्तान के बड़े चेहरे हो सकते हैं या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात है। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفتیمش. مرداش دست زمین مانده است اینجا پیش روی کل مردم. तो आपको बता दें कि पंजशीर पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से। हालांकि उसके दावे में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहीं दूसरी ओर NRF फ्रंट जो कि पंजशीर में मौजूद है और तालिबान का लगातार सामना कर रहा है, उसकी ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि उसने तालिबानी लड़ाकों को बुरी तरह से घेर लिया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार पंजशीर इलाके में फायरिंग हो रही है, गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहां पर जो झड़प है, जो हलचल है और ज्यादा तेज हो गई है। पंजशीर इलाका ऐसा इलाका बताया जाता है अफगानिस्तान का जहां पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं था, लेकिन अब तालिबान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसको लेकर एक जश्न का वीडियो भी हमने देखा था काबुल में, किस तरह जश्न मनाया जा रहा था इस खबर को लेकर। हालांकि ये अफवाह बताई जा रही है अमरुल्लाह सालेह की ओर से और NRF की ओर से भी। अब आपको कुछ और तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते हुए दिखे। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। ये काबुल का वीडियो है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो आतिशबाजी की आवाज आपको आ रही है, ये आपको बता दें कि ये गोलियों की आवाज है, जहां पर जश्न मनाने का तरीका है तालिबान का। और ये जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि तालिबान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के इलाके में अब उसने अपना कब्जा जमा लिया है।
जहां पर आपको बता दें तमाम बड़े नेता जो अफगानिस्तान के हैं, जो तालिबान के खिलाफ हैं, खासतौर पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के, वो वहां पर मौजूद हैं और एनआरएफ की जो पूरी फोर्स है वो लगातार इन तालिबानियों का सामना कर रही है। और दो तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। पहली पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजशीर में घमासान मचा हुआ है इस पूरी लड़ाई को लेकर जो एनआरएफ और तालिबान के बीच में हो रही है, वहीं दूसरी ओर तालिबान की ओर से इस बात की अफवाह उड़ाई जा रही है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है और काबुल में इसी को लेकर जश्न मनाया गया, हवाई फायरिंग भी की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों का विरोध किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हुई और नारेबाजी करती हुई नजर आई। दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं से मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। बड़ी खबर जहां पर लगातार तालिबानी अपना कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं और ऐसे में उन महिलाओं ने अब तालिबान का विरोध करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों का विरोध किया और सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह जो वहां पर महिलाएं हैं, अफगानी महिलाएं, वो अपने हक के लिए अब लड़ाई लड़ रही हैं। तालिबान के विरोध में वो सड़कों पर उतर आई हैं और जमकर प्रदर्शन में जुट गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह वहां पर भीड़ लगी हुई है तमाम जो महिलाएं हैं उनकी, और प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल भी हुई, नारेबाजी भी करती हुई दिखाई दी। और दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं के साथ मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काबुल से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों के खिलाफ अब जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नारे लगाए गए तालिबान के खिलाफ, लेकिन इसी दौरान हक्कानी नेटवर्क के कुछ लोगों ने इन महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके साथ उनको मारा पीटा, मारपीट की गई और इस दौरान कई महिलाएं, ऐसी भी खबर है कि घायल भी हो गई हैं। यानी कि अब तालिबान के खिलाफ, तालिबान की नीतियों के खिलाफ, तालिबान की दहशत के खिलाफ अब वहां के जो लोग हैं वो जमकर आवाज उठा रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं। और महिलाओं की भीड़ आप देखिए, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं तालिबान के खिलाफ और तालिबान की जो क्रूर नीतियां हैं उनके खिलाफ। ये भी बता दें कि सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से और आईएसआई प्रमुख पाकिस्तान के जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में। और उस बीच ये भी तस्वीर है, देखिए किस तरह से लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं अब तालिबान की जो नीतियां हैं उनका। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है? देखिए मैं चंदन हूँ इस तरफ, और आपको मेरी आवाज आ रही है? और क्या जी चंदन, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से तालिबान ने सरकार बनाने का फैसला किया था जो कि नहीं हो पाया। कल भी कई महिलाओं ने काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया था और आज फिर ये लोग प्रदर्शन कर रही थी, अपने अधिकारों की मांग कर रही थी और साफ तौर पर सारी महिलाओं का कहना था कि अफगानिस्तान की नई सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं उन लोगों ने महिलाओं के साथ आकर के मारपीट की। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई और जिस तरह से वीडियो में भी देख रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल किया गया, उन्हें हटाने के अधिकार की मांग के लिए जो महिलाएं आई थी उनके साथ मारपीट करके डराने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर जाहिर है कि तालिबान नहीं चाहता कि किसी तरह की डेमोक्रेटिक राइट महिलाओं को मिले, किसी तरह से उनके अधिकार मिले। उनका दावा एक तरफ है कि महिलाओं को काम करने देंगे, लेकिन जो कुछ काबुल की सड़कों पर हो रहा है, महिलाओं को जिस तरह से लहूलुहान करके पीटा जा रहा है, तो ये साफ दिखाता है कि तालिबान कहीं नहीं चाहता है कि जिस तरह की सरकार उसने पहले चलाई है उससे कहीं अलग, उससे कहीं अलग सरकार इस बार चले। इस बार भी तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में वही कुछ हो सकता है जो पहले हमने देखा है। बिल्कुल चंदन, और लगातार तालिबान की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि सरकार में अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उस दौरान हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं यानी कि 20 साल पहले वाला ही ये तालिबान है और इसका शिकार अब एक बार फिर से महिलाएं ही होंगी। चंदन,
बिल्कुल, देखिए कल भी इसी तरह की हरकत हुई थी, महिलाओं के साथ इसी तरह से मारपीट की थी और आज फिर हमने देखा है, जो साफ बताता है कि भले तालिबान कुछ कहें कि वो महिलाओं को अधिकार देंगे, सरकार में जगह देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि महिला अधिकार के लिए जो महिलाएं सड़क पर उतरी काबुल में, उनके साथ मारपीट की गई है और आतंकी संगठनों के लोगों को सरकार में, शासन में, व्यवस्था में जगह देने की कोशिश चल रही है तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान के रास्ते कई आतंकी जो पुराने चेहरे हैं वो अफगानिस्तान में एंटर कर चुके हैं, वो काबुल में आ चुके हैं और वो खाका तैयार कर रहे हैं कि आगे की व्यवस्था कैसी होगी, अफगानिस्तान की, वहां का शासन कैसा होगा। जाहिर तौर पर इसमें महिलाओं को हक और हुकूक नहीं मिलने वाले हैं, जिसका विरोध महिलाएं कर रही हैं। काबुल की आम आवाम समझ रही है अफगानिस्तान में जो सरकार बनने जा रही है वो पाकिस्तान परस्त सरकार होगी, पाकिस्तान के इशारे पर नाचेगी और उसे आम जो लोग हैं वो इस नई सरकार को एक विदेशी सरकार के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए आम आवाम जो है भले डरी सहमी है, लेकिन कुछ एक संगठन, कुछ एक महिलाएं बार बार बाहर निकलकर विरोध भी कर रही हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि विदेश के हाथों की कठपुतली हो। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और इन महिलाओं की भी दाद देनी पड़ेगी, किस तरह से हिम्मत जुटाए वो तालिबान के विरोध और तालिबान की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगने लगा है कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई हैं उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। पंजशीर का ये इलाका है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वीडियो देखिए, धुंधू कर एक गाड़ी वहां पर नीचे जल रही है और ये एनआरएफ फ्रंट जो पंजशीर में मौजूद है, तालिबान का लगातार विरोध कर रही है, सामना कर रही है, उसकी ओर से इस गाड़ी को ध्वस्त किया गया है। नीचे से ये गाड़ी आ रही थी और आपको बता दें एनआरएफ जो है वो पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में मौजूद है। वहीं तालिबान ने अब ये दावा किया है इस पूरे घमासान के बीच कि उसने पंजशीर की इस क्षेत्र में, इस वैली में अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्ला साले ने CNN न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अलकायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके में के नहीं खोने की भी बात कही। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties, no doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. अमरुल्ला साले इससे पहले दावा किया गया था कि पंजशीर वैली पर अब पूरा उसका कब्जा है और वहां की जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अमरुल्ला साले अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं और इस वीडियो में वो खुद दावा कर रहे हैं कि वो पंजशीर वैली में ही बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं
और लगातार पंजशीर पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने खवात में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है कि एक दिन पहले खवात में करीब 1000 लोग पहुंचे थे। इनमें करीब 300 लोग भाग गए जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। दावा है कि बाकी बचे लोग मारे जा चुके हैं। खबर है कि अभी पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं है। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم. جنگ ما ادامه. इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिखाई दे रही गाड़ियां अशरफ गनी की हैं। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए। दावा किया गया है कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कारें यहां पर खड़ी हैं, ये अशरफ गनी के काफिले की गाड़ियां हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पे बैठकर वो एयरपोर्ट तक पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। इन गाड़ियों के भीतर कुछ बैग्स भी मिले हैं, खाली बैग, जिनके भीतर ये दावा किया जा रहा है कि पैसे थे और इन्हीं पैसों को लेकर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार हो गए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। काबुल में एक पार्किंग है जो वहां पर ये गाड़ियां खड़ी हैं, उसी पार्किंग में खड़ी हैं और ये सभी गाड़ियां अशरफ गनी की बताई जा रही हैं।